अगर आपको सीएसईडी अकाउंट्स को देखते हुए ये लगता है कि मुझसे कैलकुलेशन नहीं होती, डेबिट और क्रेडिट में कंफ्यूजन होता है, कंसेप्ट समझ तो आते हैं लेकिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जाता हूं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते सर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकाउंट्स में वीक हो। इसका मतलब है कि आप अकाउंट्स को पढ़ने का सही तरीका फॉलो नहीं कर रहे हो। अकाउंट्स को पढ़ने के लिए जो सही सीक्वेंस, सही ऑर्डर ये फॉलो करना चाहिए वो आप बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको अकाउंट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊंगा। कंसेप्ट कैसे समझना है, क्वेश्चन किस ऑर्डर में सॉल्व करना है, डेली प्रैक्टिस कितनी करनी है, मिस्टेक्स कैसे एनालाइज करनी है और एग्जाम से पहले रिवीजन किस तरीके से करनी है। ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में एक सिंपल आपके लिए सरप्राइज रहने वाला है जहां पे मैं आपको डेली रूटीन जो आपका है वो भी बताऊंगा ताकि एवरेज और वीक स्टूडेंट भी उसको कंफर्टेबली फॉलो कर सके। तो ये वीडियो चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो, वीक स्टूडेंट हो या टॉपर स्टूडेंट हो, सभी के लिए रहने वाली है। आखिरी तक वीडियो को जरूर देखना, यहां पे आपको सारी अकाउंट्स की जो प्रॉब्लम्स है वो आपको मैं सॉल्व कर दूंगा। गाइज मैं हूं आपका दोस्त सीएस सूरज सतीजा और आप देख रहे हैं सीएस कार्ड इंडिया चैनल जहां पे हम आपको पूरी सीएस की प्रिपरेशन स्टेज से लेके एंड तक करवाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, बात आगे बढ़ते हैं। सर जो आपको लगता है कि मुझसे कैलकुलेशन नहीं हो रही है, मुझसे डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आता कि डेबिट कहां करूं, क्रेडिट कहां करूं, ठीक है ना, कंसेप्ट तो समझ में आ गए लेकिन क्वेश्चन लिखने के टाइम पे जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो सॉल्व नहीं होते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि आप अकाउंट को पढ़ने का करेक्ट सीक्वेंस तरीका फॉलो नहीं कर रहे। सर अकाउंट्स को पढ़ने का करेक्ट सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं मतलब क्या? सर हमको क्या लगता है कि हमने क्लास देख ली, हमने लेक्चर समझ लिया और लेक्चर समझ लिया इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई? बिल्कुल भी नहीं। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मैंने क्लास देख ली, मैंने लेक्चर देख लिया और मेरा काम खत्म हो गया, अब मेरे को सब आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। स्टेप नंबर 1 तो ये होता है आपका कि आप लेक्चर देखते हैं, ठीक है ना, लेक्चर देखते हैं, क्लास में क्वेश्चन समझ भी लेते हैं, इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद लगता है कि सब आ गया, चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। लगता है कि नहीं लगता है मेरे को कमेंट में जरूर बताना। बट जब आप बिना सॉल्यूशन देखे क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो तो आपसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे। अब पेपर में तो सॉल्यूशन सामने थोड़ी ना रहेगा। पेपर जब आप देने जाओगे क्या वहां पे आपको लगता है सॉल्यूशन आपके सामने रहेगा? नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? इसका मतलब है कि जो आपका कंसेप्ट है वो अभी तक आपकी एक्टिव मेमोरी जो होती है उसका पार्ट नहीं बना है। आपको लग रहा है कि मेरे को पूरा कंसेप्ट समझ गया, मेरे को सब आ गया है, बट जब आप बिना देखे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब अभी तक कंसेप्ट आपकी एक्टिव मेमोरी का पार्ट नहीं बना है। तो एक्टिव मेमोरी अपने आप डेवलप हो जाएंगी सर। ये कोई आप यहां पे आज हमारे को मेमोरी की क्लास लेने आए हो कि आप मेमोरी की टेक्निक बताने वाले हो? नहीं रे बाबा, नहीं। एक्टिव मेमोरी का पार्ट अगर आपको कंसेप्ट को बनाना है तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, एंड दैट सिंपल सा तरीका इज कि आप जब तक खुद पेन और पेपर उठा के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपका कंसेप्ट आपकी एक्टिव मेमोरी का पार्ट नहीं बनेगा। तो अगर आप चाहते हो कि कोई भी कंसेप्ट आपकी एक्टिव मेमोरी का पार्ट बने तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले खुद क्या उठाइए, क्वेश्चंस उठाइए और उसको पेन पेपर पे सॉल्व करके देखिए, लिखकर सॉल्व करके देखिए। अगर आप ये करते हो तो ये प्रॉब्लम आपकी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। अब इसमें स्टेप नंबर 1 आपका क्या होता है? सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देनी है, स्टेप वाइज मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं कि किस तरीके से आप पूरा अकाउंट्स को अपने हाथ में रख सकते हो। सबसे पहले फाउंडेशन क्लियर करना बहुत जरूरी है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, खासकर वो जब 11 12 से पढ़ के आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमको सब आता है, हमको पूरे बेसिक्स आते हैं, हमको सब कुछ आता है, बट जब एग्जाम में आता है तो उनको कुछ भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि चैप्टर नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। मेरे चीचा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर अकाउंट्स का बेसिक। जब तक आप अकाउंट्स का बेसिक को अपने माइंड में क्लियर नहीं करोगे तब तक आप अकाउंट्स में कभी कंफर्टेबल हो ही नहीं पाओगे। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप अपने अकाउंट्स के बेसिक्स क्लियर करो। एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, कैपिटल और रेवेन्यू आइटम में क्या डिफरेंस है, एक्सपेंस और लॉस अलग कैसे होते हैं, एक्सपेंस क्या है, लॉस क्या है, इनकम और गेन में क्या डिफरेंस है, डेबिट और क्रेडिट का बेसिक लॉजिक क्या है। यानी ये होता है आपका फाउंडेशन क्लियर करना, फाउंडेशन एज इन बेसिक्स क्लियर करना। अगर आप ये क्लियर कर लेते हो, स्टेप नंबर 1 आपने अच्छे से कर ली, तब आप कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात,
रूल रटना नहीं है। सर मेरे को तो पूरे रूल आते हैं सर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल बोलता है। रटना नहीं है, रटना नहीं है। समझो मेरी बात को। एग्जांपल के लिए बिजनेस ने फर्नीचर परचेस करा, तुम क्या बोलोगे? रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर को डेबिट करो, तुम यही बोलोगे ना। मतलब तुमने सिर्फ रूल को क्या कर लिया, याद कर लिया। तुमने रूल को याद कर लिया और रूल के हिसाब से तुमने बात कर ली। बट पॉइंट क्या होता है, फर्नीचर बिजनेस का एसेट है। ये हमने ये लॉजिक सोचा कि फर्नीचर बिजनेस का एसेट है और एसेट इंक्रीज हो रहा है, और एसेट अगर इंक्रीज होता है तो हमको एसेट को क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। हमने ये तरीके से सोचा ही नहीं, हमने एक ही चीज कर ली। हमने क्या बोला, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है ना भैया, और उसको रट्टा लगा लिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं रूल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बोल रहा हूं रूल इंपॉर्टेंट है। रूल समझो और रूल का लॉजिक समझो। फर्नीचर बिजनेस का क्या है, एसेट है, तो एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए हम एसेट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो जब लॉजिक समझ आता है ना, तो रटने के जो पॉइंट्स है आपके, वो ऑटोमेटिकली रटने के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी कम होती जाती है। और अकाउंट्स में रटने से कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। तो रट्टा से बाहर निकलो, लॉजिक समझो। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, चैप्टर्स का करेक्ट ऑर्डर फॉलो करो। तरीका पढ़ने का करेक्ट फॉलो करो। मेरे को बच्चा पूछता है कि सर मैं डायरेक्ट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़ लेता हूं, बोले क्या फर्क पड़ेगा? बोले सर कोई भी चैप्टर पहले पढ़ लो। बेटा अकाउंट्स या कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ये बात अपने जीवन में अच्छे से याद रखना, तुमको एक तरीका, एक ऑर्डर वो फॉलो करना बहुत जरूरी है, एक सीक्वेंस फॉलो करना बहुत जरूरी है। एंड सर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सीक्वेंस आप मॉड्यूल की फॉलो करो, मैं तो बोलूंगा मॉड्यूल की सीक्वेंस भी गड़बड़ है। जैसे अगर मैं खुद पढ़ाता हूं बच्चों को, तो मैं क्या फॉलो करता हूं सीक्वेंस, मैं सबसे पहले बच्चों को पढ़ाता हूं बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस, जो कि है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 भी नहीं पढ़ाता हूं पहले, चैप्टर नंबर 2, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 पूरा थ्योरी है। और वो थ्योरी जब बच्चा पढ़ता है ना, तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या आती है, उसको अकाउंट्स में ऐसा लगता है कि सब थ्योरी, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस, फंडामेंटल कंसेप्ट जो है, जनरल एंट्री जो है, लेजर, पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, एरर्स वगैरह, ये सब सबसे पहले पढ़ाता हूं। फिर मैं उसको चैप्टर नंबर 5 पढ़ाता हूं, फाइनल अकाउंट्स फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, कि भाई चैप्टर नंबर 5 तू पढ़ ले, फाइनल अकाउंट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। इससे क्या हो गया, ट्रायल बैलेंस के बाद तुमने बैलेंस शीट और पीएनएल बनाना सीख लिया, मतलब वही पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस तुमने समझ ली। अब उसके बाद डेप्रिसिएशन, फिर उसके बाद तुम्हारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या बोलते हैं बीआरएस, या सॉरी कंपनी अकाउंट्स, फिर बीआरएस, और फिर लास्ट में पार्टनरशिप, और उसके भी लास्ट में फर्स्ट चैप्टर। क्यों? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जब आपको लास्ट में हम पढ़ेंगे ना, तो उससे आपको पूरी क्लैरिटी आ जाती है, क्योंकि तब तक आप सारी चीज समझ चुके हो कि मैचिंग प्रिंसिपल क्या है, अक्रूवल कंसेप्ट क्या होता है। तो आखिरी में आपको वो थ्योरी चैप्टर ना बहुत इजी भी लगता है और सब चीज समझ में भी आना चालू हो जाती है। तो करेक्ट सीक्वेंस फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 राउंड ऑफ स्टडी मेथड। 3 राउंड होते हैं स्टडी मेथड के। पहला, कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है ना। कंसेप्ट आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है, लेक्चर देखिए, नोट्स आपको दिए हुए वो पढ़िए, डेफिनेशन पढ़ते, रूल्स पढ़ते, फॉर्मेट्स पढ़ते, ठीक है ना, ये सब देख लो। पहले सबसे पहले ना कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लो, कोई भी सब्जेक्ट का, ठीक है ना। क्लास देख रहे हैं अपन, फिर उसके बाद उसका रूल देख रहे हैं या डेफिनेशन, तो खैर अकाउंट्स में नहीं होती है, बट रूल्स क्या है, फॉर्मेट क्या है, कैसे लिखना है, क्या करना है। पहले पॉइंट पे स्पीड की टेंशन मत कीजिए। क्लास में पता है डाउट आते हैं मेरे को बच्चों के, जब मैं कोई भी कंसेप्ट चालू करता हूं ना पढ़ाना या कोई क्वेश्चन सॉल्व करना, सर कितना बड़ा क्वेश्चन है, हम पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे, सर आपने तो एक क्वेश्चन को 1 घंटा लगा दिए। मेरे भाई जब मैं कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट पे हूं ना सबसे स्टार्टिंग पे, तब मैं स्पीड की टेंशन नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं फर्स्ट टाइम पे ही जब मैं समझ रहा हूं चीजों को, कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं, तब अगर मैं स्पीड की टेंशन लूंगा ना, तो कभी मेरे को जिंदगी में कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट स्टेप है जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, दैट्स इट। समझ में आ रही बात? सेकेंड राउंड, गाइडेड प्रैक्टिस। अभी गाइडेड प्रैक्टिस मैंने टीचर के जो सॉल्यूशन क्वेश्चंस है ये मैंने आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना, उसको स्टेप बाय स्टेप समझिए, उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। अब टीचर जैसे मैं क्लास में क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो मैं जैसे स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं वो, या किसी से भी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको जो स्टेप्स वाइज चीजें कराई जा रही है क्लास में, उसको समझो कि हाँ ये स्टेप पहले आती है, फिर ये आती है, ठीक है ना, फिर इसके बाद ये करना है, फिर ये इसलिए कर रहे हैं। और हमेशा ना
क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए माइंड में स्टेप्स बना लो, ठीक है ना। देखो रटने, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि स्टेप्स रटो, ये सबसे बड़ा बेवकूफी वाला पॉइंट है। मैं बोल रहा हूं कि आपके माइंड में क्वेश्चंस की स्टेप्स क्लियर होनी चाहिए। जैसे मेरे को फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, अब इतना बड़ा क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स का है, मैं क्या बोलता हूं बच्चों को, सिंपल रख भाई, तू सबसे पहले तू ट्रायल बैलेंस में एक नजर घुमा, उसके बाद एडजस्टमेंट्स देख ले। एडजस्टमेंट्स में तू एक बार ऊपर से ओवरव्यू पढ़ ले एडजस्टमेंट को, कि भाई एडजस्टमेंट क्या दिए हुए हैं, ठीक है ना। और वो एडजस्टमेंट जिन चीजों से भी रिलेटेड है ट्रायल बैलेंस में उसको मार्क कर दे, कि भैया सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, भैया फर्नीचर से रिलेटेड है तो डेप्रिसिएशन है, तो फर्नीचर पे या एसेट्स पे डेप्रिसिएशन है तो उसको मार्क करके रख ले। इससे क्या हो गया कि हमको मालूम है कि आप ट्रायल बैलेंस के अंदर जो जो चीजें दी हुई है उनमें किस किस के अंदर एडजस्टमेंट है, ठीक है ना। स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 मैं बोलता हूं कि भाई फॉर्मेट बना ले पूरा ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट का, वही बनाने को आता है। उसके बाद तू क्या कर ले, वो फॉर्मेट जो तेरे को बना के दिया जा रहा है ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है तेरा, वो तू पूरा का पूरा क्या कर ले, फॉर्मेट बना ले। और ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने आइटम्स है उसको ट्रेडिंग पीएनएल या बैलेंस शीट वो जहां पे भी जाने वाले हैं वहां पे प्लेस कर दे। और जिन जिन चीजों के अंदर एडजस्टमेंट है उसको तू अंदर में लिख दे, मतलब इनर कॉलम में लिख दे, आउटर कॉलम में मत लिख। स्टेप नंबर 2 हो गया। इससे क्या हुआ, इससे तुम्हारे स्टेप्स मार्क्स पक्के हो गए। पूरा फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, अबे स्टेप सही है ना, मार्क्स मिलते हैं, बट स्टेप सही होने चाहिए। ये 2 स्टेप हमने कर लिए। तीसरे स्टेप्स में मैं अब एक एक एडजस्टमेंट जो दिए हुए हैं उसको सॉल्व करते चलूंगा, और उसमें से भी मैं पहले ये ट्राई करूंगा कि जो एडजस्टमेंट नॉर्मल वाले हैं जो मेरे को लग रहा है कि मैं इजीली कर लूंगा, पहले वो एडजस्टमेंट्स कर लो पूरे, और आखिरी में जो एडजस्टमेंट तुमको लग रहे लफड़े वाले हैं उसको करो, और उसके बाद फिर तो टोटल मारो ट्रेडिंग की, फिर प्रॉफिट पीएनएल की, और फिर बैलेंस शीट की, बात खत्म होगी। अब इससे फायदा क्या हुआ, आखिरी में तेरी बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, मान ले खुदा ना खास्ता नहीं हुई, तो कोई बात नहीं, स्टेप्स तो सही है, 2 मार्क काट लेंगे वो, और क्या उखाड़ लेंगे। अंडरस्टैंडिंग दी थिंग्स और नॉट, ठीक है ना। तो ये तरीका हमने गाइडेड, ये प्रैक्टिस का तरीका हमने क्लास के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, पढ़ते पढ़ते समझना पड़ता है, ठीक है ना। ये मैंने आपको तरीका समझाया क्लास का, गाइडेड प्रैक्टिस। थर्ड थिंग, खुद से करो सॉल्व। तुम अगर ये सोच के बैठे हो कि भैया मैंने तो 12th में बहुत प्रैक्टिस करी, मेरे को तो सब आता है, मैं बता रहा हूं यही बवंडर है। जब तक तुम खुद पेन पेपर पेंसिल लेके सॉल्व नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और सॉल्व करने का तरीका ये होता है, क्वेश्चन उठाया, खुद से सॉल्व करके देखा, बीच बीच में आंसर नहीं देख रहे कि मेरे को ये सैलरी का एडजस्टमेंट नहीं समझा, मैं ये देख लेता हूं, ऐसा नहीं होता है। यू शुड प्रैक्टिस एज इफ कि आप कहां पे बैठे हो एग्जाम में। अगर आप ये कर ले रहे हो तो बात खत्म। मैं बता रहा हूं आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट स्टेप 4 आती है, प्रैक्टिस करो लेकिन करेक्ट अप्रोच। करेक्ट अप्रोच मतलब विदाउट हेल्प, जो मैं अभी आपको बोल रहा था। विदाउट हेल्प का मतलब भाई साहब, आप चीजें रिपीट मत कीजिए बार 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 बार, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व करो एक बार 2 बार, जम गया, बात खत्म, ठीक है ना। तो वो आप और ये आंसर चेक करना बार बार, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। मैं बोल रहा हूं पहले पूरा सॉल्व कर ले, देखो जमा ठीक, नहीं जमा, जितना जमा तू सॉल्व कर। तूने सॉल्व कर लिया, देखो जो नहीं जमा, अब वो क्वेश्चन को तूने सॉल्व कर लिया, बात खत्म। अब तू आंसर से वेरीफाई कर और अपनी गलती आइडेंटिफाई कर। आंसर खुद वेरीफाई कर और गलती आइडेंटिफाई कर। गलती हुई है, अब हम गलती हुई है ना, अब वो क्वेश्चन को तुमने गलती समझ ली कि मेरी ये गलती हुई थी, मेरा ये कंसेप्चुअल एरर थी, या मेरे को यहां पे पॉइंट नहीं समझा था, इसके लिए मेरी गलती हो गई, तूने अपनी गलती समझ ली। अब वो क्वेश्चन को सॉल्व मत कर, हाँ यस, अब वो क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व मत कर। अब अगर तू वो क्वेश्चन को उसी समय दोबारा सॉल्व करने के लिए बैठ रहा है तो इसका मतलब तू गड़बड़ कर रहा है। अब दोबारा मत सॉल्व कर उसको, तो समझ में आ रही बात। अब 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद तू उसको क्या कर, सॉल्व कर, ठीक है ना। अभी मत सॉल्व कर, 2-4 दिन बाद सॉल्व कर, ताकि ये मालूम पड़े कि 2-4 दिन बाद वो तेरे को जम रहा है क्या क्वेश्चन। नहीं तो तेरे को 2-4 दिन बाद भी नहीं जम रहा है, इसका मतलब फिर तेरा कंसेप्ट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गड़बड़ है। क्योंकि अभी तुमने पढ़े और अभी सॉल्व करे तो तुमको जम जाएगा, बट अभी से मतलब नहीं है, नहीं जमाना उसको अलग रख दे। वो क्वेश्चन को 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद वापस सॉल्व करके देख, और देख वही गलती हो रही है कि दोबारा। मैं बोलता हूं ये बात, मिस्टेक्स का रीजन लिख के और एनालाइज कीजिए। नहीं करते बच्चे, मैं बता रहा हूं नहीं करते बच्चे, बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं अपनी लाइफ की स्टोरी, मैं भी नहीं करता था एक जमाने में।
फिर मार्क्स कम आए, अक्कल आई तो मैंने ये चीज सच में करी थी कि मैं जब भी कोई क्वेश्चन या कोई चीजें सॉल्व करता हूं ना, तो उसके अंदर मेरी गलती क्या हो रही है मैंने वो एक जगह पे लिख के रख लिया कि भाई मेरे से ये गलती हो रही है, ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, मेरी गलती हो रही है, ये कंसेप्ट नहीं समझा, है ना, ये गलती हो रही है ये कंसेप्ट के अंदर, और उसका करेक्ट ट्रीटमेंट ये होना चाहिए था। तो मेरी एक गलतियों की शीट बन गई, इमेजिन गलतियों की शीट बन गई, ठीक है ना। अब वो गलतियों की शीट तुमने सोच के देखो, पेपर के 2 दिन पहले 15 मिनट लगेंगे, तुमने वो गलतियों की शीट पढ़ ली है, तुमको नहीं लगता कि वो गलतियों की शीट अगर तुमने पेपर के 2 दिन पढ़ ली है तो वो गलती तुम पेपर में दोबारा रिपीट नहीं करोगे, भली वो सिली मिस्टेक क्यों ना हो। मिस्टेक सिली हो या कोई भी हो भाई, पेपर में मिस्टेक होती है। पेपर में कोई नहीं देखने वाला तेरा कि भैया तूने कितने घंटे पढ़ा है, कितनी मेहनत किया है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो तू 3 घंटे जो लिख के आएगा पेपर में वही मैटर करता है। तो ये अगर अप्रोच फॉलो कर लोगे तो मेरे को लगता है बहुत अच्छा हो जाएगा। मिस्टेक नोटबुक जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एरर एक मिस्टेक नोटबुक, मिस्टेक बुक, मिस्टेक पेपर्स अलग से बना लो, ठीक है ना, जहां पे आपको क्लैरिटी आ जाएंगी, ठीक है ना। जैसे आपने कभी फर्नीचर परचेस करा तो उसको आपने परचेस अकाउंट में डाल दिया, क्रेडिट परचेस में सप्लायर को क्रेडिट करने के बजाय आपने कुछ और कर दिया, ट्रायल बैलेंस, मतलब ये सब नॉर्मल चीजें हैं। उसके बाद डेली रूटीन क्या होना चाहिए, ठीक है ना, डेली रूटीन क्या होना चाहिए। मान लो ये मेरी बात आज, मान लो आज मेरी बात, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम एक्सेल करोगे, एक्सेल टॉप करोगे, और ये भूल जाओ कि तुम वीक स्टूडेंट हो या तुम टॉपर हो। ये एग्जाम्स ऐसी है कि वीक स्टूडेंट भी रैंक लेके आता है, टॉपर भी फेल होता है। तो मैंने टॉपर्स को फेल होते हुए भी देखा है, वीक एवरेज स्टूडेंट को रैंक लाते हुए भी देखा है। हाँ, वीक स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि भैया क्या बोलते हैं टॉपर रैंक नहीं लाते, मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, सिर्फ मेहनत और तरीके से, स्मार्ट मेहनत। मेहनत तो गधा भी करता है बट फिर भी वो गधा कहलाया जाता है, ठीक है ना। तो मेहनत से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सही तरीका, स्मार्ट तरीका। मैं पूरा स्मार्ट तरीका का प्लान आपको बता रहा हूं। हफ्ते में एक दिन 4 घंटे से बेटर पढ़ने से रोज 45 से 60 मिनट अकाउंट को रिवाइज करो, ठीक है ना, रोज। उसमें आप पहले के 10 मिनट क्या कर लो, लिख लो, ये स्क्रीन थोड़ा सा जूम नहीं हो रही है, लिख लो, ठीक है ना। यहाँ पे आप पहले के 10 मिनट क्या कर लो, ओल्ड कंसेप्ट जो है उसको आप रिवाइज करो, ठीक है ना, जो भी ओल्ड कंसेप्ट आपने पढ़े उसको। फिर आप नेक्स्ट 30-45 मिनट्स, टाइम थोड़ा सा अगर आपको इसमें ज्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, न्यू कंसेप्ट आप रिवाइज करो। उसके बाद आखिरी के 10 मिनट जो भी आपने चीजें पढ़ी है या आपसे मिस्टेक्स हुई है उसको रिकॉल करो। मतलब आपने क्या कर लिए, अपने टाइम को बांट दिए। आपने पहला टाइम आपका जो स्लॉट है उसमें आपने ओल्ड जो कंसेप्ट है, जैसे कल क्या पढ़े थे, ठीक है ना, लास्ट क्या आप कंसेप्ट पढ़े थे उसको रिवाइज कर लो। कभी भी डायरेक्ट स्टडी चालू नहीं करना कि आज मेरे को ये पढ़ना, बस ये पढ़ूंगा मैं, नहीं। कल क्या पढ़े थे, इसके पहले कल नहीं पढ़े थे, 4 दिन पहले अकाउंट्स पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़े थे। फिर क्वेश्चन जो भी आपको करना है सॉल्व, नए क्वेश्चन, नए कंसेप्ट जो आप पढ़ रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, जैसे आज क्लास में जो पढ़ाया है या व्हाटएवर आपको रिवाइज करना है वो कर लो। और आखिरी के 10 से 15 मिनट में आप अपनी रिकॉल करो चीजें जो आप आज आपने पढ़े, प्लस मिस्टेक्स जो है उसको एनालाइज करो। अगर आप ये तरीका फॉलो कर रहे हो तो, और कंटिन्यूटी रोज रख रहे हो, ठीक है ना, तो मैं बोलूंगा आप पास हो सकते हो। आप रोज के 1 घंटे का प्लानर मैंने ये दिया है, आप 2 घंटे अकाउंट्स को दे दो सेम प्लानर के साथ, सेम प्लानर के साथ। उसमें आपका ये स्टडी टाइम जो है बीच का ये बढ़ जाएगा, और स्टार्टिंग टाइम 10 से 15 मिनट और आखिरी का टाइम 10 से 15 मिनट वो कांस्टेंट है, ठीक है ना, बट मेनली आपका ये टाइम बढ़ जाएगा कि आपने स्टार्टिंग के 15 मिनट समझ लो दे दिए ओल्ड कंसेप्ट रिवाइज करने में, और फिर आपने मेन टाइम आपका पढ़ने पे लगा दिए, जो नए कंसेप्ट है क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है, प्रैक्टिस करना है, और आखिरी के 10-15-20 मिनट जो रिकॉल करना है वो कर लिए। इस तरीके से आप फॉलो करो, मैं गारंटी दे रहा हूं आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे। एक्टिव रिकॉल रिविजन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक्टिव रिकॉल रिवीजन ये क्या होता है, पूरा लेक्चर दोबारा देखना। हम क्या लगता है कि मेरे को कोई चीज नहीं समझी, ऐसे कभी कभी क्या होता है कि मेरे को 5 दिन बाद ऐसा लगता है कि यार मैंने पढ़ा था उस दिन वाला मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं दोबारा से लेक्चर देखने की कोशिश करता हूं। नहीं, पूरा क्वेश्चन नहीं देखा पढ़ा कोई बात नहीं, सॉरी पुरानी चीज याद नहीं आ रही। कई बार ऐसा होगा कि आप 1 महीने बाद 15 दिन बाद क्वेश्चन बुक उठाओगे आपको कुछ याद नहीं आएगा, फैक्ट है ये। क्या करना है, ठीक है ना, आप उस चैप्टर के अंदर मेन कंसेप्ट क्या है सबसे पहले वो आपके जो मार्क करे हुए रहेंगे उसको पढ़ो। इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स क्या है आप उसको पढ़ो। कॉमन एडजस्टमेंट्स आपने जो मार्क करके रखी होंगी वो पढ़ो, ठीक है ना। मुझसे पहले क्या मिस्टेक्स हुई थी पढ़ते समय वो पढ़ो। 4 चीजें, पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, सॉरी पहला आपका, हाँ, चैप्टर के कंसेप्ट क्या क्या है,
कंसेप्ट के बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स कौन कौन से है, फिर आपके कॉमन एडजस्टमेंट कौन कौन से है, और उसके बाद मुझसे पहले क्या मिस्टेक हुई थी, ये आप कर लो, ठीक है ना। फर्स्ट रिवीजन चैप्टर कंप्लीट होने के कुछ दिन के अंदर आपकी हो जानी चाहिए, फिर थोड़ा गैप दो, सेकंड रिवीजन, जैसे मान लो अभी चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया क्लास के अंदर, मैंने पढ़ा दिया, उसके कुछ दिन के अंदर अंदर आपका फर्स्ट चैप्टर की खुद से पढ़ के रिवीजन, खुद से अलग से पढ़ के रिवीजन हो जानी चाहिए। फिर आप 1 महीना 15-20 दिन दे दो, उसके बाद एक और रिवीजन कर लो उसकी, वही चैप्टर की, ठीक है ना। और फाइनल रिवीजन एग्जाम के थोड़े से 1 महीने पहले आपको करनी है। ये स्ट्रेटेजी 3 रिवीजन की, ये फॉलो करोगे बहुत फायदा होगा। एग्जाम फोकस्ड प्रिपरेशन, ये वर्ड्स पूरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज कर सकते हैं, केयरफुली रीड करो, कैश, क्रेडिट, परचेस, सोल्ड, रिटर्न, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ठीक है ना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन में क्या निकालना है वो आइडेंटिफाई कर लो फर्स्ट। अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिए तो नथिंग लाइक दैट, बढ़िया आपका बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन हो जाएंगी, ठीक है ना। अब देखो, सॉल्व करने से पहले रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। मतलब कैसे, एंट्री पास करनी है मेरे को उसमें, ठीक है ना। भैया जब मैं कोई क्वेश्चन लेके बैठा हूं तो मेरे को करना क्या है, मतलब हम क्या करते, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, हम पहली लाइन से पढ़ना चालू करते, नहीं, आखिरी लाइन पढ़ो, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। अगर आप आखिरी लाइन पढ़ोगे कि रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि जब आपने पहले ये पढ़ लिया कि मेरे को इसके अंदर पीएनएल बनाना है, मेरे को इसके अंदर जनरल एंट्री मारनी है, तो आप जब क्वेश्चन पढ़ना चालू करोगे ना, तो वो जो डेटा आपको क्वेश्चन में दिखेगा उसमें आपको समझ में आएगा कि इसमें से रिलेवेंट क्या है, इररिलेवेंट क्या है, काम का क्या है, बिना काम का क्या है, तो वो आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया, बात होगी। समझ में आ रही बात। ये सब चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। कॉमन मिस्टेक जो हर बच्चा अवॉइड करता है, जो हर बच्चे को अवॉइड करना चाहिए, ये सब मैंने आपके लिए बना के लाया हूं, ठीक है ना। ये इसलिए स्क्रीन पे लाया हूं कि कोई पॉइंट मैं भूल ना जाऊं, ठीक है। क्या होता है ना, एक तरीके से अगर मैं आपको सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा तो आपको हर चीज क्लियर रहेंगी। आप ये वीडियो को 4 बार बाद में और देखना जी, थोड़ा थोड़ा, कि भाई मेरे को एक और समझना कौन से पॉइंट में सर ने क्या बताए थे। सिर्फ लेक्चर कंप्लीट करना, प्रैक्टिस पोस्टपोन करना सबसे बड़ी बेवकूफी। सिर्फ लेक्चर कंप्लीट करना और कोई बच्चा ये ना मांग ले कि सर ये हमको दे दो ये पीपीटी जस्ट ऐसी बनाई हुई है, ठीक है ना। ये तो मैंने आपके की याद रहे आप लोगों मेरे को कि पॉइंट मिस ना हो जाए, इसीलिए तो सिर्फ लेक्चर कंप्लीट करना या प्रैक्टिस पोस्टपोन करना ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। लेक्चर अकेले देखने से पास नहीं होंगे, प्रैक्टिस करने से पास होंगे, ठीक है ना। राइटिंग क्वेश्चंस को दोबारा अटेम्प्ट ना करें, सॉरी रॉन्ग क्वेश्चंस को दोबारा अटेम्प्ट ना करें, ठीक है ना। अगर कोई रॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आपने मान लो अभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करा वो रॉन्ग हो गया, अभी सॉल्व मत करो, उसमें अपनी गलती आइडेंटिफाई कर लो, गलती देख लो, कुछ दिन के बाद उसको फिर सॉल्व करो, कुछ दिन के बाद सॉल्व करो, उस समय मत करो। सॉल्यूशन देखते हुए सॉल्व करना ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्वेश्चन आंसर सामने रखा है, कई बच्चे तो मैंने देखा है सॉल्यूशन देख के एक कॉपी में उतारते हैं, बोले मैं पढ़ाई कर रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं। किसको बेवकूफ बना रहा बे, बेवकूफी है। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस ही करना चाहिए। फॉर्मेट को समझे बिना रटना बेवकूफी। क्यों बना रहे फॉर्मेट, काय का फॉर्मेट है, समझो, रट्टा मत मारो। बेसिक वीक होने के बाद भी एडवांस क्वेश्चन, भाई बच्चा इतना आग रही थी उसके अंदर, पेपर में क्या आने वाला है, बोले पेपर में क्या आने वाला है, सीधा वो क्वेश्चन करूंगा, बोले मैं अबे पहले नॉर्मल क्वेश्चन तो कर ले। अभी मैं मान लो कंपनी अकाउंट चैप्टर पढ़ा रहा हूं, कंपनी अकाउंट में मैं पहले तेरे को नॉर्मल जनरल एंट्री पढ़ाऊंगा कि डायरेक्ट प्रो राटा पढ़ा दूंगा, नहीं बोले पहले प्रो राटा पढ़ा, बोले क्योंकि मेरे को प्रो राटा नहीं आता है। अबे तेरे को प्रो राटा इसीलिए नहीं आता क्योंकि तेरे को बेसिक ढंग से नहीं आता है। समझ में आ रही बात। तो डायरेक्ट जंप ना करे। कैलकुलेशन माइंड में करना, रफ वर्किंग में मतलब कैलकुलेशन आप माइंड में मत करो, ज्यादा लिख के रफ में करो, ज्यादा बेटर रहता है। रिवीजन को एग्जाम के बिल्कुल एंड के लिए, हाँ ये तो मतलब इतनी अच्छी मिस्टेक है, ये मैंने पॉइंटर बनाया है आप लोगों की, जो बच्चे गलतियां करते हैं कि मैं भूल ना जाऊं। रिवीजन बोले एग्जाम के टाइम पे करेंगे ना, बोले सूरज आएगा बोले वो करवाएगा रिवीजन, बोले ऐसे रिवीजन नहीं होती। अगर आप इस तरीके से रिवीजन करने का सोच रहे हो तो बिल्कुल भी अपनी सोच को बदल दो, ऐसा नहीं होता है। आज से चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर के एंड होने के बाद रिवीजन फर्स्ट कंप्लीट, फिर 1 महीने बाद सेकंड रिवीजन कंप्लीट खुद से, और उसके फिर एग्जाम के टाइम पे आप थर्ड रिवीजन करोगे। ये तो मतलब मैं सुन के मेरे कान पक गए। स्क्रीन पे शायद थोड़ा सा वो दिख रहा होगा, छोटा वो दिख रहा होगा, बराबर से दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये तो मतलब ऐसा है कि मेरे कान सुन के पक गए हैं पूरे। ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करने के बाद ये सब्जेक्ट मेरे से नहीं होगा,
मेरे को तो समझता ही नहीं, मैं तो बैल हूं, मेरे को तो आता ही नहीं है भैया, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा सर, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा सर, मेरे को तो नहीं जमता है। बेटा ये क्या लगता है तेरे को, तुम्हारा जो मास्टर सामने स्क्रीन पे बैठा हुआ है, आज इतने डेकेड से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना, डेकेड से ऊपर ही हो गया मेरे को पढ़ाते हुए, तो तुमको क्या लगता है कि भैया मेरे को हर चीज एक बार में समझ में आ गई होंगी? ऐसा नहीं होता। कई बार कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनको टाइम लेते हैं, नहीं समझ में आते, दोबारा देखो, दोबारा समझने की कोशिश करो। हर बात पे अपने आप को डिमोटिवेट करना ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। अगर चाहो तो ये फोटो ले लो इसकी, और जूम आपके मोबाइल में तो होगा ही, उससे जूम करके एक एक मिस्टेक्स को लिख, फोटो लगा लो स्क्रीन बाहर, फोटो लगा लो 8 मिस्टेक्स की, कि भाई ये मिस्टेक्स नहीं करनी है मेरे को, ये मिस्टेक्स मेरे को नहीं करनी है कोई भी हालत में। फोटो ले लो, लगा लो बाहर फोटो आपके स्टडी टेबल के ऊपर, ठीक है ना, मेरे साथ भी लगा लो। क्लियर? चलो, कॉन्फिडेंस क्वेश्चन देखने से नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने से आता है, वी ऑल नो दैट, ठीक है ना। रोज अकाउंट्स को टाइम दीजिए, हर चैप्टर इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कीजिए, और अपनी मिस्टेक्स को इग्नोर मत करो, इस मिस्टेक से सीखो। मिस्टेक्स अगर आपकी हो रही है तो मतलब उसको समझो, एनालाइज करो, लिख के रखो, मिस्टेक्स बुक बनाओ, मिस्टेक कॉपी बनाओ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पे गाइस देखो, मैंने ये पीपीटी इसलिए रखी सामने में कि मैं आप कोई पॉइंट भूल ना जाऊं, ठीक है ना, क्योंकि इतने सारी चीजें मेरे को आपको बतानी थी, पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी आज मैंने आपको अकाउंट्स की बताया। अगर कोई भी बच्चा अकाउंट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है या कर चुका है या पढ़ रहा है, तो ये वीडियो जरूर देखे ताकि उसकी सारे माइंड में क्लैरिटी आ जाए, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं हूं आपका भाई सीए सूरज सतीजा, ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहूंगा हमारे चैनल सीएस कार्ड पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी जरूर बजा देना, कमेंट करके जरूर बताना किस तरीके से लगी आपको ये वीडियो, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।